नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। अपन तो कहेंगे मैं सन 2022 के दिल्ली शासन और मुगलों व अंग्रेजों के दिल्ली शासन की रियलिटी की तुलना करूंगा। इसलिए आज हेडिंग है मोदी की सीबीआई और ईडी तथा गोरों व मुगलों का राज और उनके कोतवाल। सोचे, नरेंद्र मोदी के राज का नंबर 1 क्या पाप है? मेरा मानना है भारतीयों पर वैसे ही राज करना जैसे अंग्रेजों ने किया था। फूट डालो और राज करो। इसके अलावा दिल्ली की सत्ता ताकत और पुलिस से सत्ता विरोधियों को डराना, उन्हें देशद्रोही और भ्रष्ट करार देना। मुझे सन 2014 में नरेंद्र मोदी से तीसरी आजादी की उम्मीद थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी लाल किले से विरोधियों में यह खौफ बनाएंगे कि मैं छोड़ूंगा नहीं। इतिहास का सत्य है कि लाल किले का बादशाह हिंदुओं को डराकर राज करता था। मुगलों और अंग्रेजों दोनों ने कोतवालों और पुलिस के ऐसे कायदे कानून बनाए थे जिससे चांदनी चौक का कोतवाल शासन का नंबर 1 औजार हुआ करता था। उसी के डर से सभी बादशाह के गुलाम तथा भक्त बने रहते थे। मुगलों और अंग्रेजों ने प्रजा को 2 हिस्सों में बांटकर शासन किया था। समर्थकों और विरोधियों की 2 कैटेगरी के चेहरों में बादशाह के फैसले हुआ करते थे। जो लोग बादशाह या अंग्रेज के समर्थक थे वे बादशाह को पैसा और नजराना देते थे। सेना मतलब आज के संदर्भ में सत्ता की जरूरत का चुनावी चंदे का खर्चा उठाते। दिल्ली दरबार ऐसे लोगों को फिर मनमानी की छूट देती थी। वे दरबार से ईमानदार राष्ट्रभक्त होने का ठप्पा लिए होते थे। वैसे ही जैसे मोदी राज में मंत्री, दरबारी और पाला बदल कर आए नेता भले कितने ही भ्रष्टाचारी रहे हो, लेकिन क्योंकि वे मोदी के हैं तो उनकी तरफ सीबीआई, ईडी, कोतवाल और पुलिस की हिम्मत नहीं होती जो वे उनके खिलाफ कुछ करे, उन पर छापा मारे। इतिहास का सत्य है कि जिसकी दिल्ली और जो लाल किले का मालिक वही मानो भारत का मालिक। दिल्ली का जो भी मालिक होता था वह देश में दूसरे किसी को ताकतवर व लोकप्रिय होते हुए बर्दाश्त नहीं करता था। दिल्ली सल्तनत के मुगल और अंग्रेज पूरे देश को अपने एजेंटों, पुलिस, कोतवालों तथा फौज से कंट्रोल करते थे। अंग्रेजों ने इसी अंदाज में जमींदारियां बनवाई। उन्हें जब उद्धव ठाकरे जैसे किसी हिंदू राजा से खतरा लगा तो लोकल एजेंट के जरिए खरीद फरोख्त से उसके दरबार में विभीषण पैदा किए, उसकी सत्ता पलटवाई। एकनाथ शिंदे जैसे किसी ताबेदार को फिर रियासत का जमींदारा दिया। दिल्ली का मुगलिया औरंगजेब शासन इसलिए छत्रपति शिवाजी से चिढ़ा था क्योंकि वे अपनी प्रजा और अपनी स्वाधीनता में जीने की हुक लिए हुए थे। भला ऐसा स्वतंत्र जीवी मिजाज अपने को हिंदुस्तान का बेताज बादशाह मानने वाला औरंगजेब कैसे बर्दाश्त करता? दिल्ली से औरंगजेब ने जिस क्रूरता से बंगाल, मराठा व दक्कन के रजवाड़ों के पर कतरे, उस वक्त के इतिहास और आज के वक्त का बेसिक फर्क यह है कि नरेंद्र मोदी की निज सत्ता की एकाधिकारी भूख से सब कुछ चलता हुआ है, जबकि औरंगजेब धर्म से ड्राइव होता था। वह इस्लाम का सच्चा बंदा था। उसने मंदिर तोड़वाए, असंख्य लोगों का धर्मांतरण कराया। वह सादगी में जीता था। कथनी नहीं बल्कि उसने करनी से भारत को इस्लामी झंडे में रंगा। जबकि सन 2022 की रियलिटी का सत्य केवल और केवल निज सत्ता की चिंता है। भाषणों या कि कथनी और दिखावे में हिंदुओं को बहलाना व फुसलाना है। यह भ्रम बनवाना है कि मैं हूं तो सब है। मैंने यदि तिरंगा उठाया है तो यही भगवा धर्म ध्वजा है। बहरहाल यह एक अलग मसला है। मोटा मोटी गुलामी काल और आज के लोकतांत्रिक भारत का सत्य है कि दिल्ली सल्तनत को मेवाड़ या मराठा, झांसी, अवध आदि के हिंदू रजवाड़ों, सामंतों, स्वाभिमानी, आजादी परस्त हिंदू वीर और विरोधी ताकतें हमेशा चुभती रही। मुगल और अंग्रेजों की दिल्ली का मनोभाव वही था जो आज के राष्ट्रवादी नरेंद्र मोदी का है।
मैं क्योंकि पूरे देश का मालिक, तो मेरी सत्ता की निरंतरता की गारंटी की मूल जरूरत है कि बांटो व राज करो। विरोधी और विपक्ष को ऐसे बदनाम, भ्रष्ट व देशद्रोही करार दो जिससे जनता को दूसरा विकल्प समझ ही नहीं आए। उन लोगों और उनके नेताओं तथा पार्टियों विरोधी आवाजों को खत्म करो जिनसे सन 2024 या सन 2029 के चुनावों में खतरा हो। सोचें, दिल्ली की अंग्रेज सत्ता का क्या मकसद हुआ करता था? पहले कंपनी की कमाई और फिर महारानी के भारत कोहिनूर की रक्षा। उनका ये काम कैसा हुआ? कैसे उन्होंने ये किया? कोतवालों, सूबों के में एजेंटों, जमींदारों के जरिए और सीबीआई तथा कोतवालों के आतंक से उन्होंने सत्ता का एक अधिकार बनाया। ध्यान रहे, अंग्रेजों की व्यवस्था में ही पुलिस, सीबीआई के वे कानून कायदे बने थे जिसके आजाद भारत में ये बाई प्रोडक्ट हुए हैं, जैसे डीआरआई, मीसा, टाडा, ईडी जैसे नए कानून और उनकी व्यवस्थाएं। रोलेट एक्ट, देशद्रोह कानून, प्रेस एक्ट, सीबीआई सभी को अंग्रेजों ने ही बनाया था ताकि विरोध कुचला रहे, विपक्ष खड़ा न हो, लोग आजादी नहीं मांगे। बावजूद इसके गोरे अंग्रेज फिर भी ब्रितानी लोकतंत्र के बंदे थे, इसलिए उन्होंने बदलते वक्त के साथ भारत में विरोध बनने दिया। खुद एक अंग्रेज ने कांग्रेस नाम की पार्टी बनवाई, कांग्रेस को चंदा दिया, पैसा इकट्ठा करने दिया, स्वदेशी आंदोलन होने दिए, लोगों को पार्टियां बनाने दी, पार्टियों विरोधियों को धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करने दिए। कांग्रेस, हिंदू महासभा, आरएसएस, मुस्लिम लीग सभी तब सेठों, बिरलाओं व खाते पीते लोगों से पैसा या कि चंदा लेते थे। वे राजनीति उससे करते थे, अंग्रेजों की ऐसी तैसी करते थे। अंग्रेज सभ्य थे, जानते थे कि राजनीति पैसे से चलती है और वे खुद जब टैक्स या कि कानूनी तौर पर पैसा इकट्ठा करके राज चलाने का खर्चा व कमाई जुटाते हैं तो बेचारी भारत की विरोधी पार्टियों और जमातों के नेता यदि पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो क्या गलत है? इसलिए यह सत्य है कि गांधी यदि बिरला, बजाज सेठ को पटाकर खर्चा जुटा रहे थे तो यह तो अंग्रेजों का मानना था कि पाप होगा जो गांधी के आश्रम पर सीबीआई छापा मारे या कांग्रेस पार्टी के नेताओं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, आरएसएस के नागपुर दफ्तर पर व हेडगेवार के ठिकाने पर छापे मारकर पैसे और कागजों की बरामदी से हल्ला बनवाए कि देखो देखो गांधी बिरलाओं से पैसा लेता है जबकि खुद को संत महात्मा होने का ढोंग रचा हुआ है। यह देसी लोग भ्रष्ट हैं। इनकी कमान में आजादी लेकर भारतीयों, जरा सोचो क्या पाओगे? आप विचारें कि आजादी से पहले के 75 सालों और आजादी बाद के 75 वर्षों में भारत की पार्टियों ने लोगों से कितने अरब रुपए का नगद पैसा या चंदा लिया होगा? चुनाव और राजनीति का खर्च इकट्ठा किया होगा? क्या कांग्रेस, संघ, जनसंघ, भाजपा नगद में पैसा, 2 नंबर का पैसा लेकर राजनीति व समाज सेवा करते हुए नहीं थे? संभव है इसमें कई लोगों ने पैसा खाया हो, निजी भ्रष्टाचार किया हो, लेकिन 150 वर्षों में दिल्ली का ऐसा कौन सा अंग्रेज हाकिम था, कांग्रेसी हाकिम या जनसंघी मतलब प्रधानमंत्री वाजपेयी जैसों में एक भी ऐसा राष्ट्र प्रमुख हुआ है जिसने विरोधी सूबेदार, राजा, विरोधी पार्टी और विपक्ष को लेकर यह तरीका अपनाया हो कि मैं विरोधी विपक्ष को भूखा मारूंगा? मैं तो सत्ता में रहते हुए कानूनी तौर पर चुनाव के इलेक्टोरल या कि चुनावी बॉन्ड से जैसे छल कपट से हजारों करोड़ रुपए का कुबेरी खजाना बनाऊंगा, लेकिन विपक्ष को न पैसा लेने दूंगा और न रखने दूंगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्योंकि तासीर में पैसे का खेल बारीकी से जानते हैं तो सत्ता संभालते ही इन्होंने सबसे पहले चुनाव सुधार के ढोंग में चुनावी बॉन्ड्स की ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे अरबपतियों के काम करके उन्हें बहला फुसला और धमकाकर सत्तावान तो अरबों रुपए इकट्ठा कर सके, चुनावी खर्च के खजाने में बेइंतहा बंदोबस्त कर ले जबकि विपक्ष भूखा मर जाए। मोदी राज की नई चंदा व्यवस्था में जनता, संसद और मीडिया में किसी को पता नहीं पड़ता है कि किस सेठ ने भाजपा या कि दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी को कितना पैसा दिया। सोचे 75 वर्षों की ये कैसी चतुर और भ्रष्ट चंदा नीति बनी है जिसमें एक पक्ष को अरबों रुपए और दूसरा पक्ष
पैसे पैसे को मोहताज। सोचें, इस नीति में क्या भारत के किसी सेठ की हिम्मत है जो वह मोदी सरकार के डर के आगे विपक्षी दलों को बराबर का चंदा देगा? तभी मोदी शाह के राज में भाजपा को बेइंतहा अरबों रुपए का चंदा है, जबकि बाकी पार्टियों को छटांग भर पैसा। तभी सोचें, मोदी राज ने विपक्ष को राजनीति के लायक नहीं रहने देने का कैसा शातिर प्रबंध बनाया है, जबकि ऊपर से अपने बेइंतहा चुनावी खर्च से बेचारे विरोधियों की मिनिमम जरूरतें भी भारी बढ़ा दी है। लेकिन राजनीति और चुनाव लड़ने लायक वे पैसा लाए तो कहां से लाए? कुल मिलाकर विपक्ष के पास न बॉन्ड्स के जरिए और न चंदे से पैसे इकट्ठा करने देने का मामला है। यदि कोई नगद ले भी ले, इकट्ठा पैसा करे तो सीबीआई और ईडी से छापे डलवाकर उनका रिकॉर्ड चेक करवाकर उन्हें जनता के आगे नंगा बनाना, ताकि जनता उन्हें दागी भ्रष्टाचारी मानकर उन पर विश्वास नहीं करे। क्या मैं गलत हूं? लाल किले में रहने वाले मुगल बादशाह और लाल किले की प्राचीर से भाषण देने वाले नरेंद्र मोदी की शासन नीति में तभी विपक्ष और विरोधी के लिए 1 इंच स्पेस नहीं है। जब लड़ाई मतलब आज के संदर्भ में चुनाव लड़ने के साधन ही नहीं है तो लड़ेंगे क्या खाक? मुगलों ने राणा प्रताप को घास की रोटी खाने को मजबूर कर दिया था, तो दिल्ली के औरंगजेब ने मराठा वीर शिवाजी को ताकत से ऐसे कुचला कि वे सीधे लड़ाई छोड़ छापामारी से आजादी में जिए। मुगलों अंग्रेजों दोनों ने उन सूबों, उन रजवाड़ों का पैसा बंद किया, पैसे के बहाने उन्हें करप्ट करार दिया जो विरोधी मिजाज के लगते थे। भारत का सत्य है, दिल्ली ने हमेशा अहंकार से राज किया। अंग्रेजों और मुगलों के आइडिया में भी विशाल भारत के हर भूभाग के एकत्रीकरण, उन्हें अधीन व गुलाम बनाने का अखिल भारत राष्ट्र मिशन होता था। इसका नंबर 1 औजार क्या था? ताकत, मतलब पैसा और डंडा, या कि कोतवाल। अंग्रेजों ने सीबीआई को जन्म देने वाला दिल्ली एक्ट और ईडी जैसी एजेंसियों की नींव बनाई, मगर हाँ, तब लोकतंत्र का ढोंग नहीं था। लेकिन अब यदि लोकतंत्र में भी विरोधी पार्टियों के पास चुनाव लड़ने वाली पैसे की ताकत व संसाधन नहीं होंगे तो लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा? दिल्ली सल्तनत की बादशाही व्यवस्था में प्रजा की गुलामी क्या नहीं? विपक्ष विरोध या तो मौन हो जाए या घर बैठे या सत्ता का गुलाम बने। यह नई राजनीतिक व्यवस्था बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को एक नया आयाम जोड़ा है। वे लाल किले से बादशाह की तरह फरमान जारी करते हुए चांदनी चौक या कि देश को संबोधित करते हुए चेताते हैं कि सुन लो, मेरे कोतवाल छोड़ेंगे नहीं, मैं राजनीति की सफाई कर दूंगा। विरोधी भ्रष्टाचारी है, उनसे घृणा करो। मतलब हुआ कि वे तमाम सूबेदार, मुख्यमंत्री और पार्टियां देशद्रोही, भ्रष्ट और परिवारवादी है जो मेरे से डरते नहीं, मेरे गुलाम नहीं, मेरे वफादार नहीं, जबकि मैं 140 करोड़ लोगों का असल मालिक हूँ। भारत के लोगों, मेरी सुनो, मैं ही ईमानदार, लायक और देशभक्त हूँ और मेरे विरोधी बेईमान, नालायक तथा देशद्रोही हैं। सोचें, 75 के भारत का यह विकास और नई अमृत वेला में विरोध व विपक्ष को मारने, उसे खत्म करने का एक नया मिशन। आज का अपन तो कहेंगे कॉलम अब बस यहीं समाप्त है। सब्सक्राइबर बटन को जरूर दबाएं, वहां जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले।